कि अब किसी को भी नहीं आ रही है। चलो सही हो गया यार, ये बाकी किसी ने नहीं आना। क्या सीन है, फिर थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं बाकियों के लिए, फिर शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आवाज स्लो है। चले, अब बताएं अगर आवाज क्लियर आ रही है बिल्कुल प्रॉपर। जबरदस्त हो गया। कल की क्लास में कौन कौन था आप में से हमारे साथ, परसों की क्लास में से? जो परसों क्लास ली थी हमने, कल तो हमारी क्लास नहीं हुई थी। परसों कौन कौन था हमारी क्लास में से? अभी भी मैं था। बस बाकी कोई भी नहीं था मेरा ख्याल है ना? आप भी थे, सही हो गया। तला भाई क्या हाल है आपके? तला भाई का मेरे ख्याल है माइक्रोफोन म्यूट हुआ हुआ है। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है मेरी, जो प्रेजेंटेशन मैंने ओपन की हुई है? जी अभी भाई हो रही है। जबरदस्त हो गया। चले शुरू करें फिर, मोइन भाई। स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट हो गए वैसे भी, और अभी तक वैसे आया कोई नहीं, ज्यादा नहीं आया लोग। चले शुरू करते हैं हम लोग ना। चल। अच्छा यार, आज थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली न्यूरल नेटवर्क जो होता है उसमें बैक एंड पे ना पीछे क्या हो रहा होता है। ठीक है, हम तो सिर्फ वही करते हैं ना कि हम लोगों ने डेटा को लोड कर लिया। ठीक है, उसके बाद डेटा को हमने प्री प्रोसेस कर लिया, डेटा को हमने 1D के अंदर कन्वर्ट कर लिया। 1D के अंदर कन्वर्जन के बाद हमने क्या किया, हमने अपने मॉडल्स के अंदर लेयर्स ऐड कर ली, और एक लेयर के अंदर हम लोगों ने एक कुछ हिडन यूनिट्स ऐड कर लिए। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हम लोग को ऊपर ऊपर से पता होता है, लेकिन जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि टेंसर फ्लो जो होता है, टेंसर फ्लो के रास वगैरह, इनके अंदर काफी ज्यादा होती है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब जो बिहाइंड दी सीन की डिटेल्स होती है ना, वो काफी ज्यादा हिडन होती हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिकली अगर मैं आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी बता दूं,
कि कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। वो मैं आपको एक जो है ना उससे बता देता हूँ, एक न्यूरल नेटवर्क एग्जांपल लेके। चलिए, आप लोगों को ये शो तो हो रही है ना मोइन भाई? यार अपना माइक ऑन कर लें आप, ताकि आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे ना तो मुझे आसानी होगी आप लोगों को बताने में, समझाने में। कोई भी एक अपना जो है ना माइक ऑन कर दे प्लीज। अच्छा, ये देखें, ये बेसिकली हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो पहली लेयर होती है उसे हम लोग कहते हैं इनपुट लेयर, ठीक है। और अक्सर हम लोग इनपुट लेयर को एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से, ठीक है। उसके बाद ये जो मिडल में हमारे पास होती हैं, जिस तरीके से ये हमारे पास एक दो तीन जो ये वाली लेयर्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं अपनी हिडन लेयर्स, ठीक है। ये जो मिडिल वाली लेयर्स होती है इनको हम लोग कहते हैं हिडन लेयर्स, ठीक है। और ये जो एंड वाली फाइनल जो लेयर होती है इसको हम लोग कहते हैं आउटपुट लेयर, ठीक है। दूसरा ये होता है कि हर लेयर में हमारे पास कुछ जो है ना हिडन यूनिट्स होते हैं, जिस तरीके से जो मेरे पास H1 हिडन लेयर है, ठीक है, इसमें मेरे पास 1 2 3 और मतलब n तक मेरे पास हिडन यूनिट्स हैं, ठीक है। इनको हम लोग कहते हैं हिडन यूनिट्स, ठीक है। जो इनपुट लेयर है देखें, इसमें मेरे पास 1 2 और n तक मेरे पास हिडन यूनिट्स हैं, ठीक है। जो आउटपुट लेयर है उसमें मेरे पास सिर्फ 2 यूनिट्स हैं। बेसिकली हिडन यूनिट्स जो होता है ना, वो आपकी जो हिडन लेयर होती है ना, सिर्फ उससे हमारे पास कंसर्न उनका होता है, ठीक है। अच्छा, और हमने अक्सर जो है ना, जब हम लोग अपना टेंसरफ्लो रन कर रहे होते हैं तो हम लोग अक्सर जो है ना अपना इपॉक का साइज बताते हैं, इपॉक। तो इपॉक को बताना चाहता हूँ आपको, इपॉक क्या होता है, ठीक है। इपॉक बेसिकली क्या होता है कि आपने जब एक मर्तबा अपने पूरे इस न्यूरल नेटवर्क से आपने मतलब अपने गुजर गए ना, ठीक है, मतलब आपने पूरा अपना बैकवर्ड और फॉरवर्ड और बैक प्रोपगेशन अगर आपने एक मर्तबा अपने नेटवर्क पे परफॉर्म कर ली ना, इसको कहते हैं एक इपॉक, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग सेट करते हैं, हम लोग अक्सर जो है ना, जिस तरीके से मैंने पिछली मर्तबा सेट की थी 148 इपॉक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि जो मेरा मतलब मैं अपने इस नेटवर्क के ऊपर बैकवर्ड और फॉरवर्ड प्रोपगेशन 148 मर्तबा मतलब मैं परफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो जब एक मर्तबा मैं अपने नेटवर्क के ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट या बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड प्रोपगेशन परफॉर्म करता हूं, उसको मैं कहता हूं एक इपॉक, ठीक है। दूसरा, हम लोग अक्सर एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं बैच साइज की, ठीक है। तो बैच, क्लियर करते हैं। जी जी, जो इपॉक आप कह रहे हैं उसमें ये होता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को मिला के एक इपॉक बनाते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्योंकि देखे ना, पहले में बेसिकली क्या हो रहा होता है, जब हम लोग फॉरवर्ड प्रोपगेशन कर रहे होते हैं ना, जब हम लोग फॉरवर्ड प्रोपगेशन में जा रहे होते हैं, तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, अपना आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर। और बैकवर्ड प्रोपगेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो बैक प्रोपगेशन होता है ना, उसके अंदर हम लोग डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं, जो स्लोप होती है ना वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं वन इपॉक, ठीक है। और जब हम जितना हम लोग अपने इपॉक का साइज रखेंगे ना, उसको हम लोग उतना मतलब हम लोग अपना उसे बेसिकली हम लोग कहते हैं इपॉक्स, ठीक है। दूसरा, हम लोग अक्सर बात करते हैं बैच साइज की, ठीक है। तो बैच साइज बेसिकली क्या होता है वो मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि बैच साइज बेसिकली ये होता है, जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है अपना जो न्यूरल नेटवर्क है, मेरे पास एक डीप न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें मेरे पास 100 हिडन लेयर्स हैं, ठीक है। जिस तरीके से ये आपको नजर आ रही है ना, H1 H2 HN, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें मेरे पास जो हिडन लेयर्स हैं वो है मेरे पास H1 से H100 तक, मतलब मेरे पास 100 हिडन लेयर्स हैं, ठीक है। तो बैच साइज का मतलब मकसद बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ये जो मेरे पास बजाय इसके कि मैं इन 100 जो मैं बेसिकली
जो 100 के 100 हिडन लेयर्स है मेरे पास, मैं उन पे एक एक ही मर्तबा कॉन्स्टेंटली इन अ फ्लो मैं इन पे जो है ना मैं अपने कंप्यूट करूं अपने बैकवर्ड बैक प्रॉप और फॉरवर्ड प्रोपगेशन। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि मैं इनको स्मॉल बैच साइज बैच के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, जिस तरीके से पहले क्या होगा, जैसे ये 100 है ना, तो मैं इन 100 के 10 बैचेस बना लूंगा। ठीक है, कि जो पहला बैच होगा उसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 हिडन लेयर्स होंगी। ठीक है, जो मेरे पास सेकंड बैच होगा उसमें भी मेरे पास 10 हिडन लेयर्स होंगी। इस तरीके से तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, 10वें में मेरे पास हर बैच में 10 हिडन लेयर होंगी। तो बेसिकली मैंने क्या किया, जिस तरीके से हम लोग ये करते हैं कि हमारे पास एक मैनेजर होता है। ठीक है, और फिर मैनेजर के आगे एक टीम होती है, मैनेजर के पास 10 बंदे होते हैं। ठीक है, अब मैनेजर के पास 100 काम है। ठीक है, बजाय से कि वो मैनेजर 100 के 100 काम अकेला परफॉर्म करे, मैनेजर क्या करता है कि मैनेजर अपने 100 कामों को अपनी जो 10 की टीम है उसमें डिवाइड कर देता है। ठीक है, जैसे मैं अगर कोई बंदा मैनेजर है, तलहा भाई को बनाते हैं हम लोग मैनेजर। ठीक है, तलहा भाई हमारे मैनेजर हो गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है ना, जैसे मैं हो गया, मोइन भाई हो गए, अनस भाई हो गए, हम क्या है, हम सारे के सारे उनके टीम के मेंबर्स हैं। ठीक है, तलहा भाई क्या करेंगे कि भाई आमिर तुम एक काम करो, मेरे पास 100 काम है, मेरे जो 100 काम है ना उसमें से 10 जो काम है वो तुम ले लो। ठीक है, मोइन भाई 10 काम आप ले लें, अनस भाई 10 काम आप ले लें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली मैंने मिनी बैच साइज, मैंने बेसिकली अपने एक बिग लार्ज बैच को मैंने छोटे छोटे मिनी बैच साइजेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं बैच साइज। ठीक है, और बैच साइज का बेसिकली फायदा क्या होता है कि ये हमारी जो बेसिकली ये क्या करता है कि ये हमारे एल्गोरिदम को, जो मतलब एल्गोरिदम परफॉर्म हो रहा होता है उसको बेसिकली फास्ट करता है। ठीक है, ये होता है बैच साइज। ठीक हो गया, उसके बाद हम लोग बहुत सारे जो है ना हम लोग ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं, जिस तरीके से एडम हो गया, आरएमएस प्रॉप हो गया। और ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली हमारी जो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग हमारी जो होती है ना, बायसनेस और वेरिएंस वगैरह जो होती हैं, उनको ओवरकम करने के लिए ना हम लोग ये क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली ये जो एल्गोरिदम्स होता है ना, इनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल भी दिखा दूं, ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली देखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मैं आपको ये जो डायग्राम है ना, मैं आपको एक एक चीज जो है इसमें से, जो हमारा कोड होता है इसमें से मैं आपको एक एक चीज जो है वो मैप करके बताऊंगा अपनी इस डायग्राम के ऊपर। ठीक है, अच्छा चलें। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास होता है एक ट्रेन, हमारे पास ट्रेन सेट होता है। ठीक है, वो बेसिकली क्या करते हैं कि उसकी उसकी डायमेंशन जितनी भी हो, जिस तरीके से अगर हमारे पास एक पिक्चर है, जिस तरीके से मेरे पास एक ये पिक्चर है। ठीक है, उसमें पिक्चर में बेसिकली मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास उसकी 3 डायमेंशन होती हैं। ठीक है, एक डायमेंशन जो होती है ना वो डील कर रही होती है हमारे रेड कलर के साथ। ठीक है, जो सेकंड डायमेंशन होती है ना वो हमारे पास, माउस कहाँ चला गया, वो हमारे पास डील कर रही होती है ग्रीन कलर के साथ। ठीक है, और जो हमारी थर्ड डायमेंशन होती है ना वो हमारे पास डील कर रही होती है ब्लू कलर के साथ। इसी को हम लोग कहते हैं आरजीबी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो पिक्चर्स होती है ना वो इस फॉर्मेट के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हम लोगों ने क्या करना होता है कि हम लोगों ने इस 3D फॉर्मेट को हम लोगों ने एक इस 1D वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अब हमारे अगर आप न्यूरल नेटवर्क को देखें तो क्या होता है, जो इसकी इनपुट लेयर होती है वो 1 डायमेंशन में होती है।
ठीक है। तो अगर हमारे पास जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं, अगर वो 3 डायमेंशन के अंदर है या 4 डायमेंशन के अंदर है, तो न्यूरल नेटवर्क में फीड करने से पहले हमको एक बात यही करनी पड़ती है कि हमें उन सब चीजों को 1 डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट करना होता है, एक 1D वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना होता है। फिर इस जो हमारे पास ये जो एक्स वाला इनपुट फीचर होता है 1 डायमेंशनल, इसको हम लोग पास करते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क के इनपुट फीचर के तौर पे। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात पढ़ते हैं हम लोग कि टेस्ट बेसिकली क्या होता है, जो टेस्ट साइज होता है। ठीक है। जिस तरीके से अगर यहाँ पे देखें, ये तो मेरे पास ये जो इनपुट लेयर थी ना मेरे पास, ये मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास ये चीज थी। ठीक है। ये मेरे पास बेसिकली पिक्चर्स थी। ठीक है। मतलब मेरे पास 3D पिक्चर है जिसको मैंने कन्वर्ट किया 1D के अंदर। और आप लोग सोचते रहो होंगे कि वाई क्या होता है। ठीक है। तो मेरे पास आउटपुट जो होता है वो ये होता है 1 या फिर 0, कैट या फिर नॉट कैट। ठीक है। अगर मैं इसमें दोबारा जाऊं अपने न्यूरल नेटवर्क की तरफ, ठीक है, तो इनपुट लेयर में बेसिकली मैं क्या करूंगा कि मैं इनपुट लेयर में अपनी जो मेरे पास पिक्चर्स होंगी, ठीक है, उनको मैं फीड करूंगा। ठीक है। ये इनपुट लेयर 1 का मतलब ये है कि इसमें मेरे पास पहली जो पिक्चर होगी ना, जैसे ये एक पिक्चर है, ये जैसे एक पिक्चर है, वो एक पिक्चर जो होगी वो उठकर आएगी और वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर सेकंड पिक्चर आएगी, यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से एंड अगर मेरे पास बहुत सारी पिक्चर है तो ये पिक्चर सारी सारी मेरी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आउटपुट मेरा यहाँ पे आता है। ठीक है। कैट या फिर नॉट कैट, डॉग या फिर नॉट डॉग। ठीक है। इस अगर हम लोग इमेज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ये इस तरीके से हमारा आउटपुट होता है। अच्छा, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए हम लोगों ने सब कैटेगोरिकल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। टू कैटेगोरिकल क्या काम करता है ये हम लोगों ने अच्छी तरीके से इन डिटेल जो है हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है। अगर आप लोगों को उसमें कोई इश्यू आ रहा है तो मैं इसको दोबारा भी डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्लास के एंड में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग करते हैं नेटवर्क डॉट एड लेयर्स। ठीक है। अब लेयर्स क्या होती हैं, अब आप इसको जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 हिडन लेयर्स हैं। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे मैप करूं तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें मेरे पास कितनी हिडन लेयर्स हैं, एक हिडन लेयर, सेकंड हिडन लेयर, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों के पास ना, ये मेरे पास जो है फर्स्ट हिडन लेयर होगी। ठीक है। ठीक है। ये मेरे पास फर्स्ट हिडन लेयर होगी। फिर मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, ये मेरे पास जो है सेकंड मेरी हिडन लेयर होगी। ठीक है। जो मेरे पास ये है, ये मेरे पास मेरी थर्ड हिडन लेयर होगी। ठीक है। उसके बाद फिर ये मेरे पास मेरी फोर्थ हिडन लेयर होगी। ठीक हो गया। अब दूसरा आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 4, ये 2, ये 4 और 10 क्या होता है। तो ये बताता हूँ कि ये चीजें बेसिकली क्या होती हैं। देखें, अगर यहाँ पे आप लोग देखें, ये हिडन लेयर्स हैं। ठीक है। और हिडन लेयर्स के अंदर फिर मेरे पास कुछ हिडन यूनिट्स भी हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपके पास बात करूं, इसमें मेरे पास हिडन यूनिट्स की तादाद 4 है। ठीक है। मतलब मेरे पास जो H1 है, जो मेरे पास पहली हिडन लेयर है, उसमें मेरे पास 4 हिडन यूनिट्स होंगे। ठीक है। जो मेरे पास लेयर नंबर 2 है, उसमें देखिए मेरे पास हिडन यूनिट्स की जो तादाद है वो 2 है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो सेकंड हिडन लेयर होगी उसमें मेरे पास 2 हिडन यूनिट्स होंगे। ठीक है। जो मेरे पास थर्ड हिडन लेयर है, उसमें मेरे पास हिडन यूनिट की तादाद 4 है। ठीक है। मतलब क्या है कि इसमें मेरे पास जो मेरे पास तीसरी लेयर होगी, इसमें मेरे पास हिडन लेयर की जो तादाद है वो मेरे पास 4 होगी। ठीक है। अब मेरे पास जो चौथी जो मेरे पास हिडन लेयर है, इसमें मेरे पास हिडन यूनिट्स की तादाद जो है, जो चौथी हिडन लेयर है, इसमें मेरे पास हिडन यूनिट की तादाद 10 होगी। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास हिडन यूनिट्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग सोच रहे होंगे ये एक्टिवेशन क्या होता है। ठीक है। ये एक्टिवेशन बेसिकली क्या होता है कि हम लोग हर लेयर के अंदर, हर लेयर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक्टिवेशन फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। और एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है वो मैं बताता हूँ। एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली क्या होता है जी, ये देखें, देखिए, अब हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि भाई हिडन लेयर्स कौन कौन सी होती है, हिडन लेयर क्या होता है, हिडन यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है। लेयर जो ऐड करते हैं टेंसर फ्लो के अंदर, वो बेसिकली बैक एंड पे क्या काम कर रहा होता है, जो यूनिट्स हम लोग ऐड करते हैं वो बैक एंड के अंदर काम क्या कर रहा होता है।
अब अगली बात हमारे पास ये आ जाती है कि जो एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने सर उसकी क्लास में बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें से हमारे पास रेल्यू था, लीकी रेल्यू था, सिग्मॉइड था, 10H था, ठीक है, मैक्स था, मैक्स एच था, ठीक है। ये बेसिकली सारे के सारे मेरे पास एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हो ये रहा होता है कि जब मैं अपना न्यूरल नेटवर्क कंप्यूट कर रहा होता हूँ ना, ठीक है, तो मेरे पास दो जो है ना, मेरे पास बेसिकली दो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास दो बेसिकली पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है W और एक होता है B, ठीक है। W क्या होता है, वेट, B क्या होता है, बायस, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को इसको बता के दिखाऊं कि ये बेसिकली किस तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है, तो अगर ये देखें आप लोग कि ये अगर मेरे पास पहली लेयर है, ठीक है, पहली लेयर में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि मेरे पास 4 हिडन यूनिट्स हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि मैं कहता हूं कि ये जो है ना मेरे पास इनपुट फीचर्स हैं जो कि मेरे पास 3 है, X1, X2, X3, ठीक है, और X3, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो हम लोग को पढ़ते हैं कि ये जो होता है ना, ये यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसके साथ बेसिकली क्या होता है कि इसके साथ हमारे पास एक वैल्यू आती है W की, जो कि मेरे पास वेट होता है, और एक वैल्यू मेरे पास आती है B की, जिसको हम लोग कहते हैं बायस, ठीक है। और ये हर के साथ आती है, ठीक है। इसको मैं W1 कह लूंगा, इसको मैं W1 कह लूंगा। फिर X2 के साथ भी ना मेरे पास बेसिकली X2 के साथ भी मेरे पास क्या होगा कि एक वैल्यू होगी वेट की और एक वैल्यू मेरे पास होगी बायसनेस की, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूं कि हर इनपुट फीचर के साथ मेरे पास तो दो मेरे पास हाइपर पैरामीटर्स आ रहे होते हैं, जो बेसिकली बहुत बेसिक हाइपर पैरामीटर्स होते हैं। वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं मेरे पास, एक होता है वेट, ठीक है, जो कि हर इनपुट फीचर के साथ आता है, और दूसरा होता है मेरे पास बायस, जिसको भी हम लोग जो है हर इनपुट फीचर के साथ अपने लेके जाते हैं, ठीक है। अक्सर बेसिकली ये होता है कि जब हम लोग अपना जिस तरीके से, अगर मेरे पास ये एक इनपुट फीचर का बेसिकली मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें मेरे पास ये जो X1 है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास X2 है, और ये जो है ना मेरे पास जा रहा है XN तक, ठीक है। तो इसके साथ साथ ही मेरे पास जो है W का मैट्रिक्स भी होता है, जो कि मेरे पास वेट्स होते हैं, जो कि मेरे पास W1 हो गया, W2 हो गया, और जो कि ये मेरे पास जाएगा, ये मेरे पास जा रहा है WN तक, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास एक मैट्रिक्स होता है बायसेस का, ठीक है, जिसमें मेरे पास बायसेस की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अक्सर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो अपना W वाला जो मैट्रिक्स होता है ना, इसको हम लोग इनिशियलाइज करते हैं रैंडमली, ठीक है। इसकी हम लोग करते हैं रैंडम इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और जो हमारे पास जो B मैट्रिक्स होता है ना, इसको बेसिकली हम लोग इनिशियलाइज करते हैं जीरो से, ठीक है। मैं आपको बताता भी चलूं कि बेसिकली मेरे पास बेसिकली अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, ठीक है, जैसे मेरे पास जो W होता है ना, उसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ np.random.randn से, ठीक है। और जो मेरे पास बायोसिस का मैट्रिक्स होता है, उसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ np.0 से। हमेशा यही होता है, ठीक है। बैक एंड पे बेसिकली न्यूरल नेटवर्क के ये काम परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। अब दूसरा बात हम लोग आते हैं कि मेरे पास एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप लोग देखें, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बताना चलूँ, देखें जिस तरीके से मैं अगर जैसे मेरे पास ये अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, तो मेरे पास 3 हिडन लेयर्स हैं, ठीक है, और ये मेरे पास इनपुट लेयर है, ठीक है। तो अगर मैं H1 की बात करूंगा, H2 की बात करूंगा, H3 की बात करूंगा, अब मैं बेसिकली बताता हूँ आपको कि बैक एंड पे बेसिकली क्या क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग देखें कि मेरे पास 3 हिडन लेयर्स थी, H1 की, ठीक है, H2 की और H3 की, ठीक है। मैं आपको अभी इस एग्जांपल से पढ़ा रहा हूँ, H1 की, H2 की और H3 की,
और जो मेरे पास इनपुट लेयर होती है ना, उसको मैं कहता हूँ एक्स, ठीक है। और जो मेरे पास इनपुट लेयर होती है उसको मैं हमेशा कहता हूँ एक्स लेयर, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है, मतलब जो हमारे पास जो ये वाली लेयर होगी, उसने बेसिकली बैक एंड में मेरे पास फंक्शन क्या परफॉर्म हो रहा होता है। मेरे पास अगर मैं इसको नाम दूं z का, ठीक है, तो मेरे पास क्या परफॉर्म हो रहा होता है x, ठीक है। ये मेरे पास होता है एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन होता है मेरे पास, ठीक है। उसको मैं कहता हूँ अल्फा। एक्टिवेशन फंक्शन को मैं डिनोट कर लेता हूँ अल्फा से, ठीक है। मैं कह देता हूँ यहाँ पे कि अल्फा इक्वल्स टू एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरे पास फर्स्ट लेयर है ना, जो मेरे पास ये वाली फर्स्ट लेयर है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा होगा कि इसमें मेरे पास इसमें इस तरीके से कंप्यूट हो रहा होता है कि W और W इंटू अल्फा, ठीक है, और प्लस वैल्यू आती है बी की, ठीक है, प्लस वैल्यू आती है मेरे पास बी की। तो ये जो होती है ना बेसिकली मेरे पास ये इक्वेशन होती है जो कि हर लेयर पे मेरे पास परफॉर्म हो रही होती है, जो कि हर लेयर पे मेरे पास क्या हो रही होती है, परफॉर्म हो रही होती है। यही मेरे पास जी की वैल्यूज आ रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी जी की वैल्यू को अगर मैं मैप करूं अपनी x1 h1 h2 और h3 लेयर के साथ, तो बेसिकली ये हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर हमारा ये हम लोग पहले कंप्यूट करते हैं ये W अल्फा। इस तरीके से मैं आपको दिखा चलूं कि ये W T X और B, सॉरी मैं आपको अल्फा मैंने बता दिया आपको, ये इस तरीके से हो रहा होता है कि W इंटू एक्स, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक्स बेसिकली क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा होता है, उसके बाद हमारे पास हो रहा होता है एक मिनट वेट कीजिएगा जरा प्लीज। तो रहमान भाई रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? फास्ट ऑन वो जबरदस्त है। सॉरी जी, मुझे थोड़ा सा मसला हो गया था। फिल्मोरा मैंने डाउनलोड किया है एक साइट से, वो अपलोड करने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है इकबाल भाई, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग अपने कंप्यूट करते हैं y को, ठीक है। y बेसिकली मेरे पास क्या होता है, y मेरे पास होता है ये आउटपुट, और x क्या होता है, x होता है मेरे पास हिडन इनपुट फीचर, ठीक है। तो मैं इस अपने जो आउटपुट को मैं किस तरीके से कैलकुलेट करता हूँ, y इंटू एक्स, ठीक है, w इंटू एक्स। w मेरे पास बेसिकली क्या होता है, जिस तरीके से मेरे पास w होता है मेरे पास वेट, ठीक है, और b होता है मेरे पास बायस की वैल्यू, ठीक है। तो मैं बेसिकली कैसे कंप्यूट करता हूँ अपने y को कि y इक्वल्स टू w इंटू एक्स प्लस बी, और फिर बेसिकली नीचे क्या हो रहा होता है कि z इक्वल्स टू अल्फा, और इसको मैं अप्लाई करता हूँ अपने y के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ बताया हुआ है इसमें, ठीक है। ये z होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने अक्सर देखते हैं कि भाई ये हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन आ रहे होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट मैक्स होता है, एक मिनट, सॉफ्ट मैक्स होता है, रेल्यू होता है, ठीक है। मेरे पास उसके बाद सिग्मॉइड होता है। अब ये बेसिकली क्या होता है, ये मैं कोई बताता हूँ कि ये बेसिकली क्या होता है, ठीक है। ये बेसिकली मेरे पास जो हमारा, अगर मैं बता चलूं आपको, अच्छा, अब देखिए मेरे पास जो बेसिकली मेरे पास जो सिग्मॉइड होता है ना, जिसको हम लोग अक्सर इस्तेमाल भी करते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सिग्मॉइड हो गया। सिग्मॉइड बेसिकली क्या होता है कि जिस तरीके से ये मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास जो सिग्मॉइड होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि उसमें जो वैल्यू होती है ना मेरे पास 0 और 1 के दरमियान होती है, ठीक है। 0
और 1 होती है, ठीक है। मतलब इस तरीके से मेरा सिग्मॉइड फंक्शन बनता है, इस तरीके से। मतलब उसकी जो बिट की वैल्यू होती है वो होती है मेरे पास 0.5, ठीक है। इसको मैं कहता हूं अपना सिग्मॉइड का एक्टिवेशन फंक्शन। दूसरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं 10h, ठीक है। 10h बेसिकली क्या होता है कि 10h जो होता है ना, उसकी वैल्यू मेरे पास बेसिकली उसकी वैल्यू जो होती है मेरे पास होती है -1 से +1 तक, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है कि ये होता है सिग्मॉइड ही है, लेकिन बेसिकली 10h बेसिकली क्या होता है कि ये थोड़ा शिफ्ट हुआ वो होता है मेरा नीचे की तरफ, ठीक है। मेरे पास जो 10h होता है वो बेसिकली मेरे पास ऐसा होता है कुछ, कि बेसिकली इसका जो मिड होता है ना वो मेरे पास 0 पे से पास कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं अपना 10h एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। फिर अगला मेरे पास होता है रेल्यू, जो कि हम लोग मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। रेल्यू फंक्शन जो होता है ना बेसिकली वो मतलब बहुत सारे पेपर्स में जो है ना, मतलब जिसे कहते हैं ना, मतलब जो बेसिकली जो रिसर्चर्स होते हैं ना वो रेल्यू फंक्शन को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा रेल्यू फंक्शन हमारे पास ऐसा होता है, ये होता है हमारे पास मेरा रेल्यू फंक्शन, ठीक है। इसे कहता हूं मैं रेल्यू, ठीक है। अगर रेल्यू में आप लोग देखें तो इसमें रेल्यू में बेसिकली क्या हो रहा है कि आपकी वैल्यू जो है मिनिमम 0 पे होती है और मैक्सिमम मतलब जितनी भी आपकी स्लोप होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें सिग्मॉइड में क्या होता है कि सिग्मॉइड में आपके पास जो आपके पास सिग्मॉइड होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, सिग्मॉइड में आपके पास बेसिकली ये इस तरह का आ रहा होता है सिग्मॉइड फंक्शन जो होता है। मतलब वो ऐसे जाता है और फिर वो ऐसे जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैं उसकी स्लोप देखूं सिग्मॉइड फंक्शन की, तो स्लोप जो होती है वो काफी कम होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें स्लोप थोड़ी सी है, यहाँ पे स्लोप थोड़ी सी ज्यादा है, ये 0.5 होता है, और यहाँ पे स्लोप कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑन कॉन्ट्रेरी अगर मैं बात करूँ रेल्यू की, तो रेल्यू पे मेरे पास हर पॉइंट के ऊपर स्लोप जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब हर पॉइंट के ऊपर मेरे पास जो स्लोप होती है वो बहुत ज्यादा आ रही होती है, ठीक है। अब इसका बेसिकली क्या पर्पस होता है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा स्लाइड्स में, ठीक है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि जो फंक्शंस होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होता है कि जो फंक्शन इस तरीके से हमारे पास हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी इक्वेशन को अपने x h1 और h2 h3 के मैप करूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि y1, ठीक है, y1 जो होता है मेरे पास ये फर्स्ट इनपुट लेयर होती है, ठीक है। अब अगर मैं इसका अगर मैं कंप्यूट करूं, ठीक है, ये मेरे पास y1 होता है। अगर मैं इसका y1 आउटपुट निकालूं, ठीक है, तो इसका किस तरीके से आएगा मेरे पास, इसमें वैल्यू आएगी x की इनपुट फीचर्स में से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा मेरे पास जो w होगा वो होगा w1, ठीक है, और मेरे पास जो इनपुट फीचर होगा वो होगा मेरे पास x, ठीक है, और प्लस होगा b1, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं आगे कैलकुलेट कर लूंगा अपनी z की वैल्यू, z1 की वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगा जो कि होगी मेरे पास अल्फा, और इससे मेरे पास कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन आ जाएगा। जिस तरीके से हम लोग कह रहे हैं ना यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ सॉफ्ट मैक्स, यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ रेल्यू, ठीक है। तो अगर मैं रेल्यू कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली रेल्यू आ जाएगा। अगर मैं सिग्मॉइड कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो है सिग्मॉइड आ जाएगा। अगर मैं सॉफ्ट मैक्स कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो है ना सॉफ्ट मैक्स आ जाएगा। अगर मैं 10h कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 10h आ जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको अल्फा से डिनोट कर रहा हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं y1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास हो गया, यहाँ तक मेरे पास हो गया बेसिकली जो मेरे पास फर्स्ट लेयर है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी सेकंड लेयर की तरफ, ठीक है। वो क्या होगा, वो होगा y2, ठीक है। अब उसमें बेसिकली हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे सेकंड लेयर में हम लोग वैल्यू इस्तेमाल करते हैं अपने h1 की, ठीक है। इस तरीके से मतलब हर लेयर के साथ मैं यही फंक्शन परफॉर्म करूंगा, ठीक है, अपनी हर लेयर के साथ। जैसे ये y2 है तो ये आगे जाके ये y1 है, ये y2 बन जाएगा, फिर y3 हो जाएगा, y4 हो जाएगा, y5 हो जाएगा, ठीक है। और हर लेयर में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि मेरे पास जो चेंज हो रहा होता है ना, मेरे पास ये सब कुछ सेम रहता है। ये हम बेसिकली मेरे पास क्या हो रहा है, ये मेरे पास होता है स्टेप फॉरवर्ड
प्रोपेगेशन का, ठीक है। इसको बेसिकली मैं कहता हूँ फॉरवर्ड प्रॉप या फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो मेरे पास पहली लेयर है, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ पहली लेयर में मेरे पास रेल्यू है, ठीक है। तो मैं y1 होगा मेरे पास, y1 में मैं क्या कर लूंगा, y1 में लिख दूंगा मैं रेल्यू, ठीक है। सेकंड लेयर भी मेरे पास रेल्यू है, थर्ड में भी रेल्यू है, फोर्थ में भी रेल्यू है। जो मेरे पास फिफ्थ है उसमें मेरे पास इन्होंने लगाया हुआ है सॉफ्ट मैक्स, ठीक है। तो मेरे पास जो y5 आ जाएगा ना, वो क्या आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा, उसमें मैं इस्तेमाल कर लूंगा अपना सॉफ्ट मैक्स, और उसमें फिर मैं अपनी वैल्यू लगा दूंगा y5 की, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली बैक एंड पे ये सारा का सारा प्रोसीजर चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ तक देखिए हम लोग को समझ आ गई कि बेसिकली बैक एंड पे क्या चीज चल रही होती है। अगर यहाँ तक जो मेरे पास 23 जो सेल है, अगर यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे से वो पूछ सकता है। किसी का कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक कि यहाँ तक बेसिकली क्या हो रहा है, किसी का है कोई क्वेश्चन? मेरे क्वेश्चन है इनपुट शेप पे दीदी एक एक करके क्वेश्चन पूछ लें अपना प्लीज। इकबाल भी पहले आप पूछ लें क्वेश्चन जो भी है आपका। आमिर भाई मैं थोड़ा लेट आया था, तो मुझे शुरू से इसको एक दफा देखना पड़ेगा। चले वो हम लोग एंड पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। मोइन भी आप सवाल पूछ लें अपना जब तक। मोइन भाई मैं ये पूछ रहा था कि सॉफ्ट मैक्स हम इसलिए यूज करते हैं बैकवर्ड प्रोपगेशन या जी मैं पूछ रहा था कि सॉफ्ट मैक्स हमने लास्ट में क्यों यूज किया था? सॉफ्टवेयर बेसिकली हम लोगों ने इसलिए किया था लास्ट में, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए कि जिस तरीके से मेरे पास सॉफ्टमैक्स बेसिकली यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, लास्ट में हम लोग यूज करते हैं सिग्मॉइड, ठीक है। शायद सिग्मॉइड और सॉफ्टमैक्स एक ही फंक्शन होता हो, लेकिन मुझे इतना इसका आइडिया नहीं है। तलहा भाई अगर हो तो बता दें। वो बेसिकली एंड पे जो सर ने बताया था हम लोग यूज करते हैं सिग्मॉइड, ठीक है। और सिग्मॉइड बेसिकली हमारे पास ये होता है, मैं बता देता हूँ आपको, और हम लोग क्यों यूज करते हैं वो भी बता देता हूँ आपको मैं। उसमें ये था कि लास्ट में सिग्मॉइड इसलिए यूज होगा क्योंकि मेरे ख्याल से मैं बता वो आउट मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जो मेरे पास सिग्मॉइड फंक्शन होता है ना, सिग्मॉइड फंक्शन जो होता है वो मेरे पास ऐसा होता है। देखिए वो शुरू होता है यहाँ से, सॉरी ये तो 10h बना रहा हूँ मैं। सिग्मॉइड मेरे पास, एक मिनट सॉरी, सिग्मॉइड जो होता है ना मेरे पास वो इस तरीके से होता है कि वो शुरू होता है 0 से, ठीक है, और वो जाता है मेरे पास, जाता है मेरे पास 1 तक, ठीक है। ये 1 है और ये 0 है, ठीक है। और इसका मिड जो होता है वो 0.5 होता है। ये होता है मेरे पास सिग्मॉइड। सिग्मॉइड को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एंड पे बेसिकली हम लोग सिग्मॉइड इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि देखें एंड पे मेरे पास जो आउटपुट आना होता है वो या 1 आना होता है या फिर 0 आना होता है, ठीक है। मोइन भाई देख रहे हैं आप? और अगर आप सिग्मॉइड फंक्शन को देखें तो वो भी स्पेंड कितना कर रहा है, 0 और 1 तक जा रहा है वो भी, ठीक है। मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 होगी और जो मैक्स वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग एंड पे जो हमारे पास बिल्कुल एंड वाली लेयर होती है उसमें हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, उसमें हम लोग हमेशा अपना सिग्मॉइड फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। सिग्मॉइड फंक्शन बेसिकली क्यों यूज करते हैं हम लोग कि देखिए अगर तो मेरे पास जो वैल्यू है z की, जो मैंने इधर कंप्यूट किया था z, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे z जो कंप्यूट किया था, ठीक है। तो देखिए अगर मेरे पास z की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है, अगर मेरे पास z की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है तो मेरे पास वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। और अगर मेरे पास z की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है तो मेरे पास जो उसकी वैल्यू होगी वो 0 आएगी, ठीक है। मतलब सिग्मॉइड के अंदर बेसिकली क्या होगा कि मेरे पास जो वैल्यू होगी या फिर वो 0 आएगी या फिर वो 1 आएगी, ठीक है। और आउटपुट लेयर जो होती है उसमें मेरे पास सिर्फ 2 चीजों से कंसर्न होता है, या मेरे पास ट्रू होता है या फॉल्स होता है, या कैट होगा या नॉट कैट होगा, ठीक है। बजाय से कि अगर हम लोग यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं अपना, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दूं रेल्यू की, जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हर जगह पे, रेल्यू तो रेल्यू में बेसिकली क्या हो रहा होता है, रेल्यू में बेसिकली हमारे पास इस तरीके से हो रहा होता है, ये बस रेल्यू फंक्शन होता है। मतलब
अगर z की वैल्यू मेरे पास जो है ना, अगर z की वैल्यू मेरे पास मिनिमम है ना, ठीक है, तो वो 0 दे देगा। चाहे अगर अगर माइनस में हो चाहे 0 में हो, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। लेकिन अगर तो z की वैल्यू मैक्सिमम है ना, तो उसकी वैल्यू जो है ना मतलब अच्छी खासी आती है। ठीक है, ये होता है मेरे पास रेल्यू। रेल्यू ठीक है। अगर मेरी वैल्यू मैक्सिमम, अगर मेरी वैल्यू पॉजिटिव है, तो मेरी वैल्यू मेरा जो z होगा ना, वो होगा मेरे पास पॉजिटिव, वो ग्रेटर होगा। ठीक है, वहां पर ग्रेटर होगा। ठीक है, और अगर मेरे पास z की वैल्यू 0 है ना, अगर ये अगर ग्रेटर है, तो फिर मेरे पास जो है ना, अगर मतलब ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे 0 हो जाती है ना, या माइनस माइनस पे चली जाती है, तो इसकी वैल्यू क्या देगा? इसकी वैल्यू देगा आपको 0। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू फिर 0 आ रही है। और यही यही आपका फर्क होता है रेल्यू के अंदर और लीकी रेल्यू के अंदर। ठीक है, ये भी हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एक मेरे पास होता है रेल्यू, ठीक है, एक मेरे पास होता है रेल्यू, ये होता है मेरे पास रेल्यू। ठीक है, और एक होता है मेरे पास लीकी रेल्यू। लीकी और रेल्यू में बेसिकली फर्क क्या होता है कि अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू, अगर रेल्यू के अंदर अगर आपके पास वैल्यू स्मॉल हो ना, तो वो आपकी अगर नेगेटिव में जा रही हो, तो आपको डायरेक्टली 0 कर देता है उसको। ठीक है, अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव दे देता है। ठीक है, ये होता है मेरे पास रेल्यू। ठीक है, लीकी रेल्यू में क्या होता है कि अगर मेरे पास वैल्यू नेगेटिव हो ना, तो उसकी भी देखें थोड़ी सी वैल्यू देता है, और अगर पॉजिटिव हो तो बिल्कुल वैसा ही होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास हमारा क्या केस सिनेरियो है। ठीक है, लेकिन अक्सर जो होता है ना, मतलब 99% ऑफ जो रिसर्चर्स होते हैं ना, वो हमेशा रेल्यू को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी आए, कुछ पेपर्स ऐसे भी आए हैं कि उन्होंने लीकी रेल्यू फंक्शन को अप्लाई किया है, और इसको अप्लाई करने के बाद उनका जो रिजल्ट है वो रेल्यू से अच्छा आया है। मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी मतलब अगर मतलब जिससे हमारी एक्यूरेसी ज्यादा आ जाए, उसको हम लोग इस्तेमाल कर लें। उम्मीद समझ आई होगी आपको। नदीम भाई समझ आई हो तो बताएं। सॉरी, आमिर भाई मैं कुछ बात करना चाहिए। ये सॉफ्टमैक्स सर ने बताया था, मेरे ख्याल से लास्ट लेयर में तब यूज़ होता है जब हमारे पास मल्टी क्लास प्रॉब्लम होती है, और ये जितनी हमारे पास आउटपुट होती है उतनी प्रोबेबिलिटी सबकी हर क्लास की रिटर्न करता है, और उस तमाम की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो उसका सम 1 के इक्वल होता है, और फिर जो जिसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है उसको फिर ये सिलेक्ट करता है मेरे ख्याल से सॉफ्टमैक्स बिल्कुल मल्टी क्लास प्रॉब्लम के लिए यूज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे ही होता है जैसे मैंने यहाँ ही बताया ना आपको, सॉफ्टमैक्स सिग्मॉइड। सर ने सॉफ्टमैक्स को सर ने सॉफ्टमैक्स कह दिया था, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, सिग्मॉइड बेसिकली क्या होता है कि अगर आपकी वैल्यू स्मॉल होती है ना, ठीक है, तो उसको वो नेगेटिव वैल्यू अगर आपकी आएगी ना, तो उसको वो डायरेक्टली कर देगा 0, नॉट कैट कर देगा। ठीक है, और अगर आपकी वैल्यू लार्ज होती है ना, तो उसको वो क्लासिफाई कर देता है 1 में। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये फायदा होता है आपको सिग्मॉइड फंक्शन को यूज करने का। अगर यहाँ पे तला भाई हैं तो वो और भी अच्छे तला भाई हैं यहाँ पे। तला भाई अगर आप हैं तो वालेकुम अस्सलाम। तला भाई आप इसको अगर और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अल्लाह का अभी जिन भाई ने बताया था ना कि सॉफ्टमैक यूज होता है जब हमारे पास मल्टी क्लास प्रॉब्लम होता है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सॉफ्टमैक हम तब यूज करते हैं कि जब हमारे पास 2 से ज्यादा क्लासेस हो। जब हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास दो क्लासेस हैं, तो उसके लिए हम सिग्मॉइड यूज करते हैं। अब आपके पास 2-3 ऑप्शन है। या तो आप के पास अगर लेट्स पर 5 क्लासेस हैं, तो आप आखिरी लेयर में इस तरह करें कि 5 न्यूरॉन्स रख लें और 5 सिग्मॉइड फंक्शन यूज कर लें। हर लेयर के लिए एक सिग्मॉइड फंक्शन यूज कर लें। फिर जो आपके पास आंसर आएगा ना, उसको किसी भी बड़ी वैल्यू के साथ नॉर्मलाइज कर लें। तो या 5 सिग्मॉइड फंक्शन यूज कर लें, या फिर आप एक सॉफ्टमैक्स एक्चुअली में होता सिग्मॉइड फंक्शन ही है, लेकिन वो क्या कर रहा होता है कि वो मल्टीपल इनपुट्स लेकर उनको एक दूसरे के कोरस्पोंडेंट नॉर्मलाइज कर रहा होता है। सही समझ आ गई। बिल्कुल एक्चुअल में सॉफ्टमैक्स होता सिग्मॉइड है, बस वो कि वो मल्टी क्लास प्रॉब्लम के लिए जो होता है, और सिग्मॉइड आपके पास होता है अगर बाइनरी क्लास प्रॉब्लम हो। सही हो। अच्छा, एक लेक्चर में ना आपने स्टार्ट में एक चीज बताई थी कि जो आपने गूगल इमेजेस में से एक इमेज दिखाई थी जिसमें आप इनपुट पास होना बता रहे थे कि एक इमेज कैसे पास होती है न्यूरॉन्स में। ये वाला नहीं, वो गूगल इमेजेस की थी जिसमें आप एक न्यूरल आर्किटेक्चर था लेयर्स वाइज, उसमें आप ये बता रहे थे कि इमेज कैसे पास होती है। ये वाली थी ना जो मैं आरजीबी का बता रहा था। नहीं, उसमें हिडन लेयर्स थी, तो 3 हिडन लेयर थी, 3-4 इनपुट थी। ये वाला गूगल इमेज पे आपने जी ये वाला एक दफा दोबारा रिपीट कीजिएगा।
क्या चीज रिपीट करूं उसमें? कि एक इमेज कैसे पास होती है इस न्यूरॉन्स में? इमेज मैंने कहा था आपको कि वो जैसे एक इमेज है ना, ये वाली, जैसे ये इमेज है, ठीक है, अगर तो ये जिस तरीके से आप लोग देखें ये 3D के अंदर है, ठीक है, 64x64x64, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो है ना बेसिकली एक इसका इस पूरे का एक 1 डायमेंशनल वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, और फिर ये जो होगा ना x1 के तौर पे क्या होगा, ये यहाँ पे आके पास हो जाएगा, मतलब ये x1 के तौर पे ये आ जाएगा, ठीक है, बेसिकली ऐसा हो रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, मुझे ना कुछ चीजें क्लियर करनी है। ये कि पूरी इमेज, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, मैं पहले वो बताता हूँ कि पूरी इमेज एक न्यूरॉन पे नहीं जाती। लेट्स सपोज, दोबारा वो पिक्चर निकाल लें, 1 मिनट मैं निकाल लेता हूँ, ये ले। लेट्स सपोज आपकी एक इमेज है जिसकी डायमेंशन है 748, ठीक है, तो वो ये नहीं होगा कि वो पहले इनपुट 1 पे जाएगी। 748 आपके पास इनपुट न्यूरॉन्स बनेंगे, जहाँ इनपुट n लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इनपुट 748 लिखा होगा, तो हर इनपुट 1 पे पहला पिक्सल जाएगा, इनपुट 2 पे सेकंड पिक्सल जाएगा, इस तरह इनपुट n पे 748 पिक्सल जाएगा, तो पहले पूरी एक इमेज पास होती है। सही, मतलब ऐसा नहीं होता कि जो इनपुट 1 है उसमें एक पिक्चर पास होगी? नहीं, एक पिक्चर पास नहीं होगी, उस पे पहले पूरी एक इमेज जाएगी, और ये होगा कि जो आपका आर्किटेक्चर वो सीखेगा कि ये कैट है, ठीक है, तो वो फर्स्ट पास में क्या होगा कि जो फर्स्ट आपकी फॉरवर्ड पास होगी उसमें वो एक रैंडम आउटपुट जनरेट करेगा बाय हेड के, लेट्स सो वो 0.3 कर देता है, वो उसका कुछ, फिर वो कहेगा कि नहीं आपका आंसर तो 1 आना चाहिए, वो बैकवर्ड पास होगा, उसके वेट अपडेट होंगे, देन मल्टीपल टाइम इस तरह होगा जब तक वो ये नहीं कहेगा कि हाँ ये इमेज सही क्लासीफाई होगी, उसको 1 नहीं कहेगा। इसी तरह एक इमेज जाएगी जो कि एक्चुअल में जिसको हमने 0 असाइन किया हुआ है, तो वो जाएगी, वो उसको लेट्स सपोज रैंडमली असाइन कर देगा 0.9, लेकिन वो बैकवर्ड पास में आएगी, जब तक वो करेक्ट नहीं होगी, तो इस तरह ये प्रोसीजर चलता रहेगा। अच्छा, एक इमेज करके पास होगी। सही। अच्छा, एंड्रयू एनजे जो है ना, मैं एंड्रयू एनजे का कोर्स ले रहा था, तो उसने इस तरीके से बताया था कि ये जो है ना x1 इनपुट फीचर होगा, ठीक है, उसके बाद जो है ना ये x2 इनपुट फीचर होगा, ठीक है, और ये जो है ना इस तरीके से फिर x3 इनपुट फीचर होगा, ठीक है, मतलब सही है। जैसे आप कह रहे हैं ना, वो आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि जो है ना एक पिक्चर है ना, ये एक बेसिकली एक पिक्चर है वो। नहीं, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पे जो x1 है ना वो एक फीचर है, ठीक है, और लेट्स सपोज आपके पास जो पिक्चर है ना उसका जो फीचर वो उसके पिक्सेल्स है, लेट्स सपोज पहला जो पिक्सल उसकी वैल्यू है 188, तो पहला पिक्सल उसका फीचर एक है, और आपके पास जो पिक्चर है उसमें 28/28 कितना होता है, 748 ही होती है, 28 into 28 784 होता है, सॉरी, लेट्स हम एमनेस डेटा सेट की बात करें, उसमें 784 आपके पास फीचर्स हैं, तो आपके पास x1 x2 x7 84 तक होने चाहिए, तो तब आपकी बनेगी। जो एंड्रयू एनजी कह रहा था ना वो इस लिहाज से, लेट्स सपोज आपके पास एक डाटा है जो आपका हार्ट रेट बताता है, ठीक है, मैं भी न्यूमेरिकल डाटा पे आ जाता हूँ, उसके बाद पिक्चर पे आपका हार्ट रेट बताएगा, ठीक है, कि आपका हार्ट रेट लेट्स सपोज है 85, आपका ब्लड प्रेशर बताएगा, मुझे ऐसे एग्जैक्टली याद नहीं कि ब्लड प्रेशर की वैल्यू, तो लेट्स सपोज 102 है आपकी, वो बताएगा कि आपका शुगर लेवल क्या है, लेट्स सपोज 130 आपका शुगर। ये तीन आपके फीचर्स हैं, इन फीचर्स की बेस पे हमने ये बताना है कि आप हेल्दी हैं यानी आप 1 है, या आप हेल्दी नहीं है यानी 0 है। तो x1 आपका हार्ट रेट हो गया, x2 आपका ब्लड प्रेशर हो गया, और x3 आपका शुगर लेवल हो गया। लेकिन इमेज के केस में इस तरह नहीं होता, इमेज के केस में जब आपने पूरी इमेज को फ्लैटन कर दिया तो हर इमेज का एक पिक्सल आपका एक फीचर है, फीचर बन जाएगा। सही, समझ आ गई, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। तलब एक और बात तलब ये कंफर्म कर देंगे, इसमें 784 रोज होंगी और 60,000 पिक्चर का हमारे पास डेटा सेट है, तो 60,000 कॉलम्स होंगे। नहीं, ऑपोजिट है, 60,000 आपके पास रोज होंगी और 784 आपके पास कॉलम्स होंगे। जी बिल्कुल सही, ठीक सही हो गया। जज़ाकल्लाह खैर तलब भाई, थैंक यू। अच्छा, आगे हम लोग पढ़ रहे थे फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैकवर्ड प्रोपगेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे तला भाई ने अभी क्लियर भी कर दिया, ठीक है, कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैकवर्ड प्रोपगेशन क्या होती है, ठीक है। जैसे तला भाई ने कहा कि आपने जो है ना एक जिस तरीके से ये लेयर नंबर 1 है, ठीक है, अगर आपने इसमें एक इमेज पास किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इमेज 1 जा रहा है, ठीक है, और आउटपुट जो है वो कैट का इमेज था, लेकिन कंप्यूटर ने उसको क्लासीफाई किया 0.3, ठीक है, मतलब उसको 1 क्लासीफाई नहीं किया,
ठीक है। तो अब बेसिकली जो कैट का इमेज है उसको तो 1 होना चाहिए था, तो वो क्या करेगा, वहां से फिर वो शुरू करेगा अपने बैकवर्ड प्रोपगेशन, ठीक है। फिर वहां पे वो निकालेगा डेरिवेटिव्स, ठीक है। इस तरीके से कुछ काम करेगा वो, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। हाँ देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से सपोज करते हैं कि जो है ना एक इमेज हम लोगों ने पास की, ठीक है, और वो जो था असल में वो कैट थी, ठीक है, और ये मेरे पास जो ग्लोबल मिनिमम है, ठीक है, वो मेरे पास यहाँ पे आने, मतलब यहाँ पे सपोज करते हैं कि वो 1 है, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास जो एल्गोरिथम था ना, उसने 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 बताया कि भाई आपका जो इमेज है ना वो 0.3 आ रहा है, ठीक है। मतलब वो उसने उसको 1 क्लासिफाई नहीं किया, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि हम लोग रन करेंगे बैकवर्ड प्रोपगेशन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके वेट्स को अपडेट करेंगे। देखिए वेट्स इस तरीके से अपडेट हो रहे हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग W में से अल्फा जो लर्निंग रेट था और उसमें से जो हमने बैकवर्ड जो डेरिवेटिव हमने जो निकाले थे उनको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग अपने वेट्स को और अपने बायसेस की वैल्यू को अपडेट करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि फिर मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, फिर दोबारा से वो चलेगा, सारे प्रोसेस चलेगा। फिर दोबारा प्रोपगेशन के बाद मैं कहता हूँ कि जो रिजल्ट आया ना वो आया 0.5, ठीक है। अब देखें, अब 0.3 से कुछ 0.5 कुछ बेहतर हो गया, ठीक है। लेकिन अभी 1 के इक्वल नहीं आया, उसने जाना यहाँ पर है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर बैकवर्ड प्रोपगेशन होगी, फिर से जो है ना वेट्स डेरिवेटिव्स कंप्यूट होंगे, फिर से हमारे W की और B की वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर हमारा फॉरवर्ड प्रोपगेशन रन होगा। उसके बाद मैं कहता हूँ कि सपोज के वो 0.5 से उसने प्रिडिक्ट कर दिया 0.7, ठीक है। मतलब 1 के मजीद करीब आ गया, लेकिन अभी 1 नहीं है, उसने 1 पे आना है, उसने यहाँ पे आना है, ठीक है। फिर क्या होगा कि फिर दोबारा से ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई होगा, ठीक है। फिर दोबारा से डेरिवेटिव्स कंप्यूट होंगे, ठीक है। और मतलब ये जो है ना, जब तक आपके डेरिवेटिव्स कंप्यूट होते रहेंगे, जब तक आपका जो लोएस्ट मिनिमा है ना, मतलब जब तक आपका जो ये वाला है ना, जो आपका जो ग्लोबल ऑप्टिमम है, जो आपका लोएस्ट पॉइंट है, जब तक आपका ये नहीं फाइंड हो जाएगा ना, तब तक जो है ना आपका जो डेरिवेटिव है ना वो कंप्यूट होते रहेंगे। और आपका जो है ना बैकवर्ड प्रोपगेशन, फॉरवर्ड प्रोपगेशन, बैक प्रॉप, फॉरवर्ड प्रॉप, बैक प्रॉप, फॉरवर्ड प्रॉप, बैक प्रॉप, ठीक है। ये इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा जब तक आपके पास जो आपका ग्लोबल ऑप्टिमम है, जो आपकी लोएस्ट वैल्यू है ना, मतलब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि उसने अगर तो कैट था तो यहाँ पे वो 1 होगा, और अगर नॉट कैट है तो यहाँ पर 0 होगा। तो जब तक वो आपका एल्गोरिथम यहाँ तक नहीं पहुंच जाएगा ना, ठीक है। देखें, जिसने कॉस्ट उसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई थी, उसने यहाँ पे शुरू किया और उसने फिर जो है ना अपनी कॉस्ट को डिक्रीज करते 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 फिर वो यहाँ तक पहुंच गया। अगर ये बात किसी आप लोगों में किसी को समझ नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से दोबारा। कोई भी पूछ ले, कोई समझ नहीं आई उसको। अच्छा चल आगे बढ़ते हैं। अब देखें, हम लोग जो है ना, अब यहाँ पे देखें, हम लोग अक्सर देख रहे होते हैं कि जब हम लोग अपना हम लोग जब बेसिकली जब हम लोग अपना कंप्यूट कर रहे होते हैं ना, जब हम लोग अपना, जैसे हमने, एक मिनट, जैसे कि बताता हूँ आप लोगों को कि हम लोग जो है ना यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। मतलब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जो है ना अपनी जो हमारी एक्यूरेसी थी वो हम लोगों ने प्रिडिक्ट कर ली, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास जो एक्यूरेसी है ना, जो मेरे पास एक्यूरेसी है मेरे ट्रेन डेटा की, ठीक है, जो मेरे पास ट्रेन डेटा की जो एक्यूरेसी है ना, वो मेरे पास क्या आई, वो मेरे पास आई 98%, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो टेस्ट डेटा की एक्यूरेसी है ना, वो मेरे पास कितनी है, वो मेरे पास आती है सिर्फ 50% या 40% आती है, ठीक है। या फिर ये होता है कि मेरे पास जो, मतलब कि, या फिर इस तरीके से हो सकता है कि जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ एक क्लास के जरिए ना, ठीक है, कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे 3 बनाता हूँ आप लोगों को, एक मिनट, ये आप लोगों ने थोड़ा गौर से समझना है, ठीक है। अच्छा जी, सपोज कि ये यहाँ पे ना आपके पास बेसिकली आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये क्रॉस है, ठीक है,
मतलब ये आपके पास दो क्लासेस आपके पास आ रही हैं, ठीक है, जैसे तरीके से कैट या नॉट कैट, डॉग या नॉट नॉट डॉग, ठीक है। और ये जो है ना आपके पास दूसरी क्लास है, ठीक है, सही हो गया, ये दूसरी क्लास, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि देखिए मैंने जो है ना एक, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक जो है ना फिट बनाई, एक मैंने लाइन बनाया, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस मार देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कि जो मेरा एल्गोरिथम था ना, उसने इस तरीके से क्लासिफाई किया, ठीक है। मतलब देखें इसमें भी जो है ना आपके पास, मतलब उसने सही तरीके से क्लासिफाई नहीं किया। मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो ट्रेंड डेटा की जो एक्यूरेसी थी वो मेरे पास 98% आई, लेकिन जब वो टेस्ट पे आया ना, तो टेस्ट डेटा की जो एक्यूरेसी है वो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 50% आ गई, ठीक है। तो इसी कहते हैं कि मेरे डेटा के अंदर बहुत ज्यादा बायस आ रही है, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ बायस, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ भी बनाता हूँ मैं, ठीक है, जैसे मेरे पास ये दो क्लासेस हैं, ठीक है, ये मेरे पास दो क्लासेस इस तरीके से आ रही हैं, इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है, इस तरीके से हैं, ये है, उसके बाद कुछ ये है, ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो मॉडल है ना उसने एक लाइन बनाई है, ठीक है, और वो इस तरीके से डीप, हमने जो है ना डीप न्यूरल नेटवर्क चलाया, ठीक है, और वो इस तरीके से उसने कुछ क्लासिफाई किया, ठीक है, कि मतलब इधर आ गए और ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब बहुत ही जो है ना उसने बहुत ही अजीब तरीके से ना उसने अपने मतलब क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो इस तरीके की कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जो है ना हाई वेरिएंस, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ हाई वेरिएंस, ठीक है। अब देखिए इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने इतनी सारी लेयर्स बढ़ा दी हैं, ठीक है, कि वो क्लासिफाई तो कर रहे हैं, और मतलब वो क्या कर रहे हैं कि लेयर्स बढ़ाने के बावजूद, मतलब अपने लेयर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिए कि उसके बावजूद जो है जो मेरा एल्गोरिथम था वो गलत क्लासिफाई कर रहा है, ठीक है। मतलब एक्स जो है वो असूलन यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, और वो एक्स को इसी क्लास के साथ क्लासिफाई कर रहा है, ठीक है। और जो जो डॉट था उसको यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन इस डॉट को वो एस की क्लास क्लासिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं हाई वेरिएंस, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखें, हमने एक और मैं मॉडल अपना ट्रेन किया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, और यहाँ मेरे पास एक वाई की वैल्यू आ गई और ये एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मैंने जो है ना एक अपना न्यूरल नेटवर्क अप्लाई किया, ठीक है, और उसने जो है ना मतलब बहुत ही एक्यूरेटली उसने क्या किया कि उसने जो है अच्छे तरीके से क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, कि मतलब उसने एक्स की क्लास को एक्स की क्लास तक क्लासिफाई कर दिया, और जो डैश की क्लास थी उसने उसको यहीं पे क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली असल में क्या होता है कि जब हम लोग अपना मॉडल ट्रेन करते हैं ना, तो हमारे पास रिजल्ट या तो फिर ये आता है, हमारे पास बायसनेस बहुत ज्यादा आती है, या तो फिर हमारे पास जो वेरियंस होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमने कुछ ना कुछ करके हम लोगों ने हमने यहाँ पे आना होता है, ठीक है। ये क्या होती है, ये अगर मैं कह लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो ट्रेन की एक्यूरेसी है वो भी 90% आ रही है, और जो टेस्ट की एक्यूरेसी है ना वो भी मेरे पास 100% आ रही है, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या करना होता है कि हमने बायसनेस को हमने रिड्यूस करना होता है, ठीक है, और जो वेरिएंस आ रही होती है उसको भी हमें रिड्यूस करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे जो है ना हमारे पास हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, और हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, जिसमें हमारे पास आरएमएस प्रॉप हो गया, हमारे पास कैटेगोरिकल लॉस हो गया, इसी में हमारे पास एडम आ जाता है, इसी में हमारे पास मोमेंटम आ जाता है, इसी में बेसिकली हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट भी आ जाता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग कर रहे होते हैं ना, ऑप्टिमाइजर जो लगा रहे होते हैं हम लोग, लॉस को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ करके अपनी बायसनेस, अपनी वेरियंस को रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर ये पॉइंट अगर आप लोगों में से किसी को समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। चला भाई, वैसे सही बताया मैंने, आप मुझे अगर दोबारा मुझे बता दें, अगर मैंने कोई गलत बताया तो आप दोबारा से इसको क्लियर कर दें प्लीज। ये चीज़ मुझे इतनी क्लियर नहीं है, मैं इसको ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के लिहाज से ज्यादा याद रखता हूँ, तो मुझे वेरियंस और बायसनेस हमेशा मिक्स हो जाती है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए चला भाई, ये जो है ना ये जो बायस है ये अंडर फिटिंग है और ये ओवर फिटिंग है, अब बता दें आप।
मेरे अंडर फिटिंग को, और इसे कहते हैं ओवर फिटिंग वेरिएंस को। एक्चुअली मेरे ख्याल में जो ऑप्टिमाइजर होता है वो शायद मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है कि ऑप्टिमाइजर क्या करता है, लेकिन मेरे ख्याल में इसके लिए हम ड्रॉप आउट लेयर यूज करते हैं अगर अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग के लिए। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो बायसेस होती है उसको तो हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कि हम लोग जो वेट्स होते हैं उनको मतलब हम लोग रैंडम ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मेरे पास अगर हिडन यूनिट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है ना रैंडमली जो है ना अपने हिडन यूनिट्स को ड्रॉप करता रहूंगा। ये मेरे ख्याल से बायसेस को रिड्यूस करता है, ठीक है। और ये जो बेसिकली आरएमएस प्रॉप वगैरह, एडम वगैरह, ये मोमेंटम वगैरह, ये वेरिएंस को जो ओवर फिटिंग होती है उसको डील करते हैं, है ना तला भी ऐसे ही है ना? क्योंकि मैंने ये पढ़ा था तो मुझे थोड़ा सा याद है। एक्चुअली ऑप्टिमाइजर का कंसेप्ट मुझे थोड़ा रिवाइज करने वाला है, मुझे भी एक्चुअली याद नहीं है कि ऑप्टिमाइजर किस तरह वर्क करते हैं। चले ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जो है ना क्या होता है कि बेसिकली हम लोगों ने जो है ना वेरिएंस को और बायसनेस को हम लोगों ने क्या करना होता है कि हम लोगों ने जो है ना मतलब रिड्यूस करना होता है, और हम लोगों ने कुछ ऐसा मॉडल करना होता है कि जो दोनों क्लासेस को एक्यूरेटली क्लासिफाई करे, ठीक है। तो इसके लिए ना जो है ना हम लोग बहुत सारे फंक्शन यूज करते हैं। आरएमएस प्रॉप हो गया, मोमेंटम हो गया, एडम हो गया, ठीक है। और ये लॉस को हम लोग मिनिमाइज करने के लिए कैटेगोरिकल को क्रॉस एंट्रोपी हो गया, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बैक एंड पे ना यही प्रोसेस चल रहा होता है। बैक एंड पे यही हो रहा होता है कि वो जो हमारे ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो जो है ना बायसनेस को रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग को वो जो है डील टैकल कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर ये पॉइंट आप लोगों में से किसी को समझ नहीं आया हो तो प्लीज मेरे से दोबारा पूछ सकता है। मोइन भाई क्लियर है आपको? हाँ मेरे भी क्लियर है, लेकिन एक मेन क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ रहा है जी जी। कि हम किस सिनेरियो में जाके किस तरह हम जो है वो लेयर्स और उसके बाद न्यूरॉन्स, उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन या फिर ऑप्टिमाइजर या लॉस वगैरह को चेंज करेंगे अगर हमारा जो है वो बाइसनेस या फिर ओवर फिटिंग आ रही है या अंडर फिटिंग आ रही है, तो हम किस सिनेरियो में क्या सोचेंगे कि हम किस तरह लेयर्स कम ज्यादा करनी है? मैं बताता हूँ आपको। मोइन भाई ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। इसको मैं कहता हूँ कि इसको कल तक छोड़े, वैसे बता सकता हूँ मैं आपको अभी भी, लेकिन इसको मैं कहता हूँ कि आज थोड़ा सा बेसिक रखते हैं, इसको कल पे लेके चलते हैं। फिर क्या ख्याल है आपका? ठीक है डन है। बस हम लोग ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग को क्यों यूज करते हैं, स्लाइड उसकी है मेरे पास। चाहे थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर, वैसे इसको डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन को भी मैं जो है ना आंसर कर दूं, ठीक है। बेसिकली असल में देखें मोइन भाई, मसला ये हो हमारे पास आ रहा होता है। एक मिनट, मैं अपने साथ साथ नोट्स भी खोल लूं ताकि मैं कुछ गलत ना बता दूं। हाँ जी ठीक है, ये मैंने अपने नोट्स भी खोल लिए हैं, ठीक है। जिस तरीके से, अच्छा ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया ना कि इसे कहते हैं बायसनेस या अंडर फिटिंग, और इसे कहते हैं ओवर फिटिंग या वेरिएंस। ये तो समझ में आया? स्क्रीन आपकी शेयर नहीं हो रही, एक ही जगह पे रुकी हुई है। क्या चीज शो हो रही है आपकी? पेंट शो हो रहा है, वो पेंट वाली जो विंडो होती है। अब आई है स्क्रीन सही। मैंने पेंट वाली शो की हुई थी, मैं वही कह रहा था ना आपको। हाँ ये तो समझ आ गई मुझे, क्लियर है ये चीज क्लियर है मुझे। सही, जबरदस्त हो गया। चले मैं आपको बताना चलूं कि जो है ना अब हम लोग करते क्यों है ये, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारी टेक्निक्स होती है ना, ये जो हमारे पास जो हम लोग अपने हिडन यूनिट्स बढ़ाते हैं, ठीक है, और हम लोग अपने एक्टिवेशन फंक्शंस को चेंज करते हैं, हम लोग ऑप्टिमाइजर वेरिएंस इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली हमारे अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग को जो है डील करने के लिए ही होता है। हाँ वो मुझे सारा कुछ क्लियर हो गया, बस मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा कि हम किस सिनेरियो में जाके किस तरह हम इसको डील करेंगे कि हमने लेयर्स बढ़ानी है या लेयर्स कम करनी है, तो हमारा जो मॉडल है वो एक्यूरेट हो जाएगा। हमने न्यूरॉन्स बढ़ाने हैं या चले मैं आपको थोड़ा सा ना इस पे हिंट दे देता हूँ, बाकी हम उसको डिटेल में ही पढ़ेंगे, ठीक है। डन। इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास बायसनेस आ रही होती है ना, बायसनेस अगर आपके पास आ रही होती है तो उसमें जो है ना हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बायसनेस बेसिकली क्या होती है कि जो हमारा ट्रेन की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आ रही है, और जो देता है ना उसकी एक्यूरेसी मेरे बहुत ज्यादा कम आ रही है, ठीक है। इसमें बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं रेगुलराइजेशन, ठीक है। इसमें हम लोग रेगुलराइजेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जो है ना यार इसमें थोड़ा सा ना मुझे एक मिनट, ये थोड़ा रिवाइज करने वाला हुआ है मेरा। ठीक है कोई इशू नहीं है, चलें ये मैं खुद भी थोड़ा सा ट्राई करूंगा कि कहीं से अगर मुझे मिले तो चेक करता हूँ
क्योंकि मेरी अभी तक भी ये चीज 2-3 बार जिस तरह सर रऊफ ने पढ़ाया या फिर सर कासिम ने पढ़ाया, तो ये चीज मुझे क्लियर नहीं हो रही इसको मैं कि हम किस सिनेरियो में किस तरह हम वैल्यूज को कम ज्यादा करेंगे या फिर मैं न्यूरॉन्स चेंज करेंगे। ट्राई करूँ आंसर देने की। दीदी बिल्कुल सर आपका क्वेश्चन ये है ना कि हमें कैसे पता चलता है कि लेट्स सपोज हम 3 लेयर्स यूज करें, हमने 4 यूज करनी है या 10 हम यूज करें या तो न्यूरॉन्स चेंज 8 करने यूज या करनी है। ऑप्टिमाइजर चेंज करना है। असल में इसका आंसर किसी के पास भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात है। सब लोग हिट एंड ट्रायल करते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। 2015-16 तक ना एक कंसेप्ट ये था कि आप जितनी नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज करते जाएं तो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती रहती है। जो स्टार्ट के जो वीजीजी आए ना उनमें लेयर्स कम थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नेक्स्ट वीजीजी आते रहे उनमें लेयर्स ज्यादा होती रही। लेकिन अब जो रिसेंट एडवांसमेंट है उसमें ये कंसेप्ट चेंज हो चुके हैं। उसमें बाद मॉडल ऐसे हैं कि जिनकी लेयर्स कम है, मतलब वेट्स कम है, पैरामीटर कम है, वो आउट परफॉर्म कर देते हैं मॉडल्स को जिनकी लेयर्स ज्यादा होती है। और इसी तरह से कौन सा हमने ऑप्टिमाइजर यूज करना है इसका भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ज्यादातर लोग यूज करते हैं एडम क्योंकि वो मेजोरिटी ऑफ केसेस में अच्छा वर्क करता है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब एक नया ऑप्टिमाइजर आया है एडम, रेक्टिफाइड एडम के नाम से। ठीक है, उन्होंने ये क्लेम किया कि हम एडम से ज्यादा बेटर हैं। उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हैं, लेकिन स्टिल कुछ एग्जाम्पल में वर्क नहीं करते, कुछ एग्जाम्पल में कोई चीज वर्क करते, कुछ एग्जाम्पल में कोई चीज करते। इसी तरह अभी अगर इसी चीज को हमने समझना होना कि हम रेलू की यूज करते हैं या लीकी रेलू यूज क्यों नहीं करते। अगर आपके डाटा में नेगेटिव वैल्यू है और आप चाहते हैं कि आपकी नेगेटिव वैल्यू आगे पास ना हो तो आप रेलू यूज कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वैल्यूज नेगेटिव आगे पास हो तो आप लीकी रेलू यूज कर लें। लेकिन इनके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने इतनी लेयर्स रखनी है। अभी चूंकि हम बेसिक्स में, लेकिन जब एडवांस में हम जाएंगे ना, मतलब एडवांस डीप लर्निंग में, तो उसमें हम खुद से कोई भी न्यूरल नेटवर्क नहीं बनाते। उसकी रीजन ये है कि जो भी न्यूरल नेटवर्क अवेलेबल होते हैं ना लोगों ने, वो उसके साथ वेट्स भी हमें वेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम उन्हीं वेट्स को यूज करके आगे फर्दर अपने मॉडल को ट्यून कर लेते हैं। स्टार्ट से हम बिल्कुल भी कभी न्यूरल नेटवर्क नहीं बनाएंगे, हम सिंपली यूज करेंगे और कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं। अभी जैसे अभी आप ये देखते हैं कि एक लेयर ऐड की उसके नीचे एक और लेयर ऐड की, इस तरह लेयर नीचे ऐड करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन एडवांस में हम ये देखेंगे कि आप पहली लेयर से कनेक्शन तीसरी लेयर पे भी अटैच कर सकते हैं। आप तीसरी लेयर का कनेक्शन पांचवी लेयर के साथ अटैच करके कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कि चौथी से भी अटैच होगा, डायरेक्ट में पांचवी से भी अटैच हो रहा होगा। तो इस तरह के आगे फर्दर एडवांस कंसेप्ट। लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल, वन लाइनर आंसर ये है कि हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने ये कितनी लेयर्स रखनी है, कितना कौन सी वैल्यू रखनी है। लेट्स से हम कहते हैं कि हमने 10 लेयर्स बनाई थी और उसमें जिस तरह मल्टीपल हमने 4, 2, 6 इस तरह करके न्यूरॉन्स दिए हुए थे। जी। तो उसके बाद हमने फिर ऑप्टिमाइजर और लॉस जो है वो भी डिफाइन कर दिया। अब हमारी जो एक्यूरेसी आ रही है, हम चाह रहे हैं कि इसमें से बेटर हो या कम हो, तो हम फिर क्या रेंडमली हम पहले लेयर्स कम ज्यादा करके देखेंगे, फिर न्यूरॉन एक सिंपल मेथड है ना जो सबसे मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाली अप्रोच है कि आपने हमेशा सिंपलेस्ट आर्किटेक्चर स्टार्ट लेने हैं। मतलब कोशिश करें जितना छोटा आर्किटेक्चर आप रख सकते हैं, जितनी कम नंबर ऑफ न्यूरॉन, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना है। और ये आपने नोटिस करना है कि क्या आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है। मुझे क्लियर हो गया। जहाँ पे एक्यूरेसी इंक्रीज होना स्टॉप हो जाए वहाँ पे अपना मॉडल आपने स्टॉप कर देना है। हाँ, यानी कि मिनिमम लेयर्स और मिनिमम न्यूरॉन्स रख के स्टार्ट लें और उसके बाद फिर चेंज करते हैं। ऐसे ही है। स्टार्ट में जो वीजीजी आए थे ना वो उन्होंने ये टेक्निक अप्लाई की, लेकिन अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो इसको इस तरह नहीं फॉलो करते। एक कंसेप्ट है जो भी मेरे माइंड में उसका नेम नहीं आ रहा, मैं आपको देख के बता देता हूँ। और वो एक्चुअल में वो है, इस तरह समझ ले कि साइकोलॉजी का, ब्रेन का कंसेप्ट है। उसमें उसमें देखते हैं कि आपका जो इफेक्ट है ना वो कितने फील्ड तक है, मतलब कि लेट्स तो आपका इफेक्ट कितना ज्यादा फैला हुआ वो कैलकुलेशन करके। लेकिन वो बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं इस तरह, ज्यादातर लोग हिट एंड ट्रायल से करते हैं इसे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है भाई, आमिर भाई, थैंक यू बोथ ऑफ यू। मोइन भाई, हमने सरोफ ने आपको सुना होगा, सरोफ अक्सर बात करते हैं कैशे की, कैशे। जी ऐसे ही है ना। वो बेसिकली ये होता है कि आप जो वैल्यूज होती है ना, जिस तरीके से जला भाई बात कर रहे थे ना कि हम लोग हिट एंड ट्रायल करते हैं, ठीक है, और जहाँ पे वैल्यू आपकी, जहाँ पे आपका जो लॉस है वो मिनिमम होगा, ठीक है। मतलब बैक एंड पे क्या हो रहा होता है कि कैशे के तौर पे ना ये आपकी सारी वैल्यू स्टोर हो रही होती हैं, ठीक है। जहाँ पे आपका मतलब जैसे आपका लॉस है उसकी वैल्यू भी स्टोर हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसकी वैल्यू, मतलब हर चीज की वैल्यू कैशे के तौर पे स्टोर हो रही होगी। तो आप लोग बेसिकली क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे आपका मतलब देखे ना, जिस तरीके से हम लोग ये है ना, अगर ये ग्राफ अगर मैं दिखाऊं आपको, ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं कि जिस पॉइंट पे जिस तरीके से आपने जो है ना, मतलब आपने 10 मरतबा इपॉक चलाया अपना, ठीक है, 10वें इपॉक के बाद आपकी एक्यूरेसी इसके करीब आ गई ना, तो उसी इपॉक पे आप रोक देते हैं।
ठीक है, या अब वो जो वो एक वो एल्गोरिदम है बीच में ना जो डालना पड़ता है कि अगर हम एक्यूरेसी बेहतर आ रही है तो उसके बाद वो वहीं पे रुक जाए, उससे आगे ना जाए, या वो फिर हर ओवरऑल टेंडर चलने फ्लो में के ना, बाद टेंडर फ्लो में क्या कर रहा होता है कि वो हर वैल्यू ना कैशे के तौर पे स्टोर कर रहा होता है बैक एंड पे, ठीक स्टोर है। कर रहा होता है। हाँ, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे वैल्यू आपकी कम आ जाती है, जिस तरीके से आप लोग ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जिस तरीके से ये है ना, ठीक है, हमने अपना एल्गोरिथम, आपको स्क्रीन शो हो रही है, जी जी ठीक है। देखिए हमने अपना एल्गोरिथम चलाया, ठीक है, हम यहाँ पे मैंने 5 लेयर्स ऐड की, यहाँ पे मैं ऐसा होता नहीं है, मैं आपको सिर्फ मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक हाँ जी, एज्यूम कर ठीक रहे है। हैं, हाँ, एज्यूम कर रहे हैं, assume कर ठीक रहा है। हूँ, यहाँ मैंने 5 लेयर्स ऐड की, ठीक है, 10 लेयर ऐड की, थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ गई, 20 लेयर ऐड की, एक्यूरेसी मजीद बढ़ गई, 30 लेयर ऐड की, मजीद बढ़ गई, 40 ऐड की, मजीद बढ़ गई, 50 ऐड की, मजीद बढ़ गई, 60 पे जाऊंगा तो एक्यूरेसी कम हो रही है। मैंने देखा कि भाई जब मैंने 50 लेयर्स ऐड कर ली तो वहां पे मेरी एक्यूरेसी मैक्सिमम आ रही है, तो मैं वहीं पे स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। अगर ठीक मैं है, यहाँ पे इपॉक्स चला रहा हूँ, अगर मैं बार बार बैकवर्ड बैक प्रॉप फॉरवर्ड प्रॉप कर रहा हूँ, अगर मैं ग्रेडियंट डिसेंट बार बार, अगर मैं इपॉक चला रहा हूँ बार बार अपने, ठीक है, तो मैं हर इपॉक पे देखूंगा, ठीक है, कि इस इपॉक पे मेरी थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ी है, इस इपॉक पे और मजीद बढ़ी, इस इपॉक पे मजीद बढ़ी। तो मैं देखा कि जब जब मतलब वो अपने ग्लोबल मिनिमम के थोड़ा थोड़ा करीब आ गया ना, ठीक है, हम्म, कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आके मतलब एक्यूरेसी अब कांस्टेंट हो रही है, नहीं आगे बढ़ रही है, तो मैं वहीं पे अपने एल्गोरिथम को रोक लूंगा। क्या मैंने देखा, ठीक है, एक जगह पे देखे मैंने, जिस तरीके से ऐसा भी होता है, ठीक है, कि हमारे मतलब बहुत सारे जो है ना मतलब फॉल्स ग्लोबल मतलब जो है ना लोकल मिनिमास आते हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे आया, यहाँ पे, तो यहाँ पे आके मतलब मुझे चल गया ना पता कि भाई यहाँ पे आके मेरी एक्यूरेसी मैक्सिमम हो रही है, और इससे आगे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अपनी इपॉक्स में मजीद बढ़ा रहा हूँ, तो मेरी एक्यूरेसी खराब हो रही है, तो मैं उसी मतलब इपॉक पे रोक दूंगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया। जिस तरीके से ये है ना, सही हो गया, थैंक जबरदस्त यू हो सो गया। मच, थैंक यू। अच्छा जी, फिर ये हमारे पास वही हो गया, ठीक है। अच्छा मैं आपको ये समझा दूं कि ये इपॉक्स और बैच साइज क्या होता है, ठीक है। इपॉक्स बेसिकली ये होता है कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ बात की ग्रेडियंट डिसेंट की, तला भाई ने ये बात भी की कि हम लोग बैकवर्ड प्रोपगेशन और फॉरवर्ड प्रोपगेशन बार बार करते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग किसी तरीके से ना, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग बार बार जो है ग्रेडियंट डिसेंट चला रहे होते हैं, फॉरवर्ड प्रॉप जाते हैं, फिर बैक प्रॉप आता है, फिर जो है ना वेट्स अपडेट करते हैं, फिर जो है ना चलाते हैं, फिर वेट्स अपडेट करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो बार बार हम लोग अपने एक डेटा, मतलब जो हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास जो एक फुल नेटवर्क होता है ना, अगर मैं इससे पूरा एक मतलब वो गुजर जाऊं ना, इसको मैं कहता हूँ एक इपॉक, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे मैंने इपॉक मैंने सेट की हुई है 35, इसका मतलब ये है कि मैं 35 टाइम्स जो है मैं क्या करूंगा, मैं अपने नेटवर्क से गुजरूंगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी यहाँ बात आती है बैच साइज, ठीक है। बैच साइज क्या होता है, जिस तरीके से अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो ट्रेन इमेज का जो साइज है मेरे पास 60,000 था, ठीक है। 60,000 क्या होगा कि अब यही 60,000 जो होगा ना वो 128 के इक्वल बैचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिकली मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि जो बैच साइज होता है ना वो हम लोग मल्टीपल ऑफ टू रखते हैं हमेशा, ठीक है। या फिर इसको हम लोग 128 रखेंगे या 256 रखेंगे, मतलब मल्टीपल ऑफ टू टू रखते हैं हमेशा बैच साइज। मतलब इससे क्या होगा, अगर हम लोग अपना बैच साइज मल्टीपल ऑफ टू रखते हैं तो एक्यूरेसी एनहांस होती है इससे, ठीक है। अब देखें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो 60,000 है ना, ठीक है, ये जो 60,000 का डेटा है ये बेसिकली 128 के स्मॉल बैच साइज के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो है ना इसमें इंडिविजुअली हमारा ग्रेडियंट डिसेंट चलेगा, ठीक है। और एक इपॉक का मतलब क्या होगा कि एक इपॉक जो होगा वो इस पूरे 60,000 में से जो तमाम इसके मिनी बैचेस हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, इसमें बेसिकली मेरे पास ये हो रहा है कि जो है ना मेरे पास मिनी बैचेस बन रहे हैं, ठीक है। मेरे पास मिनी बैचेस बन रहे हैं, और जो एक मिनी बैच होगा ना उसकी उसकी जो है ना मेरे पास, अगर मैं आपको करूं कि 60,000, एक मिनट, अगर मैं आपको बता भी दूं कि जैसे कि यहाँ 60,000 है, ठीक है, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 128, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास 468 मिनी बैचेस बन जाएंगे, ठीक है। हमारे पास कितने हो जाएंगे मिनी बैचेस, हमारे पास मिनी बैचेस हो जाएंगे टोटल 468, ठीक है। मतलब हमारा जो 60,000 का जो ट्रेनिंग डेटा था ना, वो मेरे पास अब जो है ना 468
और इंटू 128, मतलब इसके अंदर जो है ना मेरे पास टूट के डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि अब जो मेरे पास इंडिविजुअल जो एक बैच होगा ना, एक मिनी बैच जो होगा, ठीक है, मैं एक मिनी बैच जो होगा वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है ना 128 का होगा। कहाँ 60,000 का था, कहाँ अब ये 128 आ गया, ठीक है। तो इसमें जो कंप्यूटेशन होगी ना वो मेरी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। अच्छा, और ये भी होता है कि हर चीज में ना कुछ जो है ना मतलब इस तरीके से होगा, ठीक है। जहां अब मेरे पास 60,000 का था, अब मेरे पास बैच साइज हो गया 128 के, मेरे पास 468 बैचेस बन गए। अब मैं इनके अंदर जो है ना क्या करूंगा, अपने ग्रेडिएंट डिसेंट को डन करूंगा। यहां तक अगर आप लोगों को समझ नहीं आई हो तो फिर दोबारा पूछ लें मेरे से आप। तो आमिर भाई ईपॉक जब चलेगा तो वो 468 बैचेस में चलेगा या सिर्फ एक बैच? नहीं, ईपॉक जो होगा ना, ईपॉक अब जो ईपॉक होगा, ठीक है, जो वन ईपॉक होगा वो वन ईपॉक इन 468 में से गुजरेगा, ठीक है। फिर वो ठीक है, मतलब वो ओवरऑल बजाय इसके कि 60,000 इमेजेस पे जाए वो बैचेस बना के तो उसमें चलेगा, तो वो फिर वो एक बड़ा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। हाँ, ये इससे क्या होता है, ये भी बेसिकली मिनी बैच साइज होते हैं जो बैच से हम लोग बनाते हैं, ये भी बेसिकली ऑप्टिमाइज, ये भी बेसिकली वेरिएंस को कम करने का एक तरीका होता है जो है ना। इससे मतलब हमारा जो है ना मतलब एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, और ये भी इससे भी जो है ना हमारा मॉडल ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि मैं अपना बैच साइज 128 ही रखूं, ठीक है। ये हम लोग शुरू कर सकते हैं, ये बैच साइज जो होता है ना ये मैं शुरू कर सकता हूँ 64 से, ठीक है। 64 मिनिमम होता है बैच साइज, और मैं जा सकता हूँ 64 128, ठीक है। फिर 128 के बाद 256, ठीक है। मैं इस तरीके से मैं अपने बैच साइज का मिनिमम इतना होता है, और मैक्सिमम अगर आपके पास 20 मिलियन का डेटा है तो मैं इसी अंदाज से ना मैं अपने बैच साइज को ट्यून करूंगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई है? एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ कि जो मिनिमम वाली बात है ना, ये तो अभी हमारे पास जो डाटा है ये बहुत छोटा है। समटाइम अगर हमारे पास एक इमेज है जो कि ज़्यादा 224x224x3 की है, तो हमारा जो बैच साइज बनेगा ना, अगर हमारे पास होगा 6 GB का ग्राफिक कार्ड तो वो बनेगा 8 या 16 का बनता है, समटाइम 4 का भी बनता है। और जो मैक्सिमम बैच साइज हो सकता है, अभी एक पेपर है GPT-3 का, उन्होंने जो बैच साइज रखा वो एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले उन्होंने जो बैच साइज रखा है उन्होंने रखा है 0.5 मिलियन का। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास आप कितना बड़ा डाटा अपने जीपीयू में स्टोर कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि मैं एग्जांपल बताता हूँ कि हम बैच साइज थोड़ा मैं चीज़ें ऐड करता हूँ। वैसे तो आमिर भाई ने बहुत चीज़ें अच्छी एक्सप्लेन किया है कि मैं खुद भी रिवाइज कर रहा हूँ अपने कंसेप्ट, तो मुझे कुछ याद आ रही हैं चीज़ें। तो लेट्स सपोज हमारी कोशिश ये होती है कि हम सारा डाटा ना एक ही दफ़ा भेज दें और एक ही दफ़ा उस पर ग्रेडियंट कैलकुलेट हो जाए, लेकिन हमारा जो इतना डाटा है ना वो हमारे जीपीयू पे पूरा नहीं होता आता। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको थोड़ा सा डाटा भेजते हैं। हम ये थोड़ा डाटा हम कैसे डिपेंड करें कितना डाटा भेजें, जितना डाटा आपके जीपीयू पे पूरा आ जाए ना, तो बेसिकली वो आप 16 करके देखते हैं, 32 करके देखते हैं, 64 128, तो वो आप रख लें। ये फिर दूसरी ये चीज़ है कि बाकी चीज़ तो आमिर भाई कह चुके हैं कि ये चीज़ थी जो मुझे लगा कि मुझे ऐड कर देनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छा समझा रहे हैं। चला भाई, की वैल्यू है जो वो एक बैच के बाद अपडेट होंगी, एक ईपॉक के बाद अपडेट होंगी? एक बैच के बाद अपडेट होती है। जो वेट्स की वैल्यू है वो एक ईपॉक के बाद अपडेट होंगी या एक बैच के बाद अपडेट होंगी? देखिए ना, आप एक ईपॉक जो है ना वो तो बन गई ना हमारी। अब एक ईपॉक तो बेसिकली अब ये हमारे मिनी बैचेस बन गए, ठीक है। वहां मेरे पास जब एक बैच होगा ना तो फिर एक बैच के बाद ही होगा कि अब मेरे पास 100, अब मेरे पास 468 बैचेस बन गए, तो हर बैच के बाद जो है मेरे पास वेट्स अपडेट होंगे। सही है, ठीक है। मतलब 68 टाइम्स में 30 मल्टीप्लाइड बाय 468 वो टोटल वेट्स अपडेट होंगे। और एंड पे ये होता है कि लेट्स सपोज आपके पास हर बैच का एक एक्यूरेसी आ रही होती है और एक लॉस आ रहा होता है कि आपका लॉस इतने और एक्यूरेसी इतनी है। ये भी अभी एक इपोक की बात करें, जो आपको ग्राफ शो होता है ना उसमें मल्टीपल इपोक्स होते हैं, लेकिन अगर हम ग्राफ का एक पॉइंट है ना वो एक इपोक है, तो उसके अंदर लेट्स सपोज 468 बैचेस है। तो ये होगा कि हर बैच का सम अप होंगे और वो एवरेज, हर बैच जितने बैच है 460 वो एवरेज होंगे। तो एक इपोक का जो आपको लिखा हुआ आ रहा होता है क्या एक्यूरेसी 90% है, वो एक्चुअल में 468 बैचेस का एवरेज होता है। सही समझ आ रही। अच्छा तला भाई, अगर हमारे पास 4 GB का ग्राफिक कार्ड हो तो उसमें किस तरीके से मैं अपने बैच साइज को करूंगा, रखूंगा? एक्चुअल में कोई डिपेंड करता है, आपके दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक आपके इमेज के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा आप जो मॉडल यूज कर रहे हैं।
लेट्स सपोज अगर आप एक मॉडल यूज कर रहे हैं कि जिसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं 83 मिलियन, तो वो आपके क्या कहते हैं कि ग्राफिक कार्ड पे ज़्यादा स्पेस लेगा, और उसके कंपैरिजन एक आपके पास है आर्किटेक्चर जिसके है 30 मिलियन, वो कम टाइम ले, वो कम स्पेस लेगा। इसी तरह एक इमेज है जिसका साइज 224 है, वो ज़्यादा स्पेस लेगा एज कम्पेयर टू द इमेज जिसका साइज 28/28 है। सही। अच्छा, अभी एक इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ कि अभी हमारे पास जब स्टार्ट में आए आर्किटेक्चर, तो इशू ये था कि सिस्टम के ऊपर तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब मोबाइल डिवाइसेस पे आए तो हमें मोबाइल डिवाइसेस के लिए सेपरेट से आर्किटेक्चर बनाना पड़ा। जैसे आप अगर देखें ना गूगल पे लिख के मोबाइल, उनका नाम था मोबाइल नेट, जैसे वीजीजी नेट, एफिशिएंट नेट, रेज नेट, डेंस नेट, तो मोबाइल के लिए सेपरेट निकाला है, जिनके लिए इनका ना साइज बहुत छोटा था उनके पैरामीटर्स का। सही। तो फिर डिपेंड करता है कि आपका आर्किटेक्चर कौन सा है और आपकी इमेज का साइज कौन सा है। अच्छा तला भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं पैरामीटर्स की, ये हाइपर पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं? यहाँ पे ये आपके वेट्स की बात करो। लेट्स सपोज इसको समझने का तरीका, अगर आपके पास एक लेयर है तो 100 लेयर्स हैं, मैं 100 लेयर्स हैं तो आपके 100 वेट्स होंगे। लेट्स सपोज इसके जो इनपुट है, इनपुट लेयर जहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आपके पास लेट्स सपोज 100 इनपुट्स हैं और 100 ही उसके एसोसिएटेड वेट्स होंगे। ठीक हो गया। ये चीज डिपेंड करती है आपके इमेज के ऊपर, इनपुट जितनी इमेज की चीजें होगी पिक्सल उतनी आपकी इनपुट होगी। लेकिन जो सेकंड जहाँ पे H1 लिखा हुआ है, लेट्स सपोज आप H1 का साइज रखते हैं 1000 रखते हैं, तो आप इसका मतलब है कि 1000 न्यूरॉन 1000 वेट्स हो गए, तो ये 1000 वेट्स मल्टीप्लाई होंगे जो आपके इनपुट है, तो आप देखें 1000 इंटू 100 अच्छा खासा बड़ा साइज बनता है। लेकिन अगर H1 भी 100 है तो 100 इंटू 100 से बहुत छोटा साइज बनता है। तो फिर आगे आपके आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है, 1000 ज्यादा स्पेस लेगा और 100 उसके कंपैरिजन कम स्पेस लेगा। सही हो गया, सही हो गया, ठीक है। अच्छा तला भाई, आज तो हमने काफी पढ़ लिया है ना, मतलब इसके कि किस तरीके से मतलब बैक एंड पे क्या चीज चल रही होती है। तो मेरा ख्याल है कल हम लोग बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कि जो हमें जो अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग के ऊपर। क्या ख्याल है तला भाई आपका? हाँ, मेरा ख्याल है कि एक बैक प्रोपेगेशन पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाला है कि इसको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम इसका बाय हैंड सॉल्व कर लिया जाए, ताकि सबको पता चले कि एक वैल्यू जैसे A5 है वो आगे गई है तो उसके साथ क्या हुआ है कि, और जब वापस आई है तो उसके साथ क्या चेंजेस हुई हैं, एक हैंड से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। भाई ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्या ख्याल है आपका? ठीक है, इससे मिलती थी कोई भी सॉल्व करने के हैंड से सॉल्व किया जाए, इस तरह के बताने के बजाय कि ये फॉरवर्ड पास हो रहा है फिर वो वैल्यू अपडेट हो गई है, तो अक्सर लोग ये नहीं समझते अपडेट क्या हो गया है। सही है। अच्छा, ये डीजे डीबी लिखा हुआ है, बड़ा कम्प्लेक्स सी चीज लगती है, ये वो लोग समझते हैं कि शायद हमें इसके लिए कैलकुलेशन आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिंपल सा रूल बताऊंगा कल कि अगर आपके पास कोई चीज ऐड हो रही हो तो आपने उसको बैक डेरिवेटिव कैसे करना है, कुछ मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपने उसका डेरिवेटिव बैक कैसे लेके जाना, उसके लिए बेशक आपको डेरिवेटिव ना आती हो, डेरिवेशन ना आती हो, तो आप सिंपली उसको कर सकते हैं। चलिए तला भाई, कल फिर हम लोग अपना फोकस करेंगे बैकवर्ड प्रोपेगेशन और फॉरवर्ड प्रोपेगेशन के ऊपर। ठीक है, लेकिन हम न्यूमेरिकल को प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कंप्यूटर कर रहे हैं उसको हम खुद हाथ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, आज के लिए फिर यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आई होगी। अच्छा, ये इकबाल भाई, ये फिल्मोरा आपने सेंड किया है तो मैं जरा देख लूं। चलो आज को हम लोग यहीं पे और भाई ये फिल्मोरा के लिंक्स हैं तीनों, और एक इनमें ओल्ड वर्जन है वर्जन 7 और 2 जो है ये न्यू वर्जन है। मैं बेसिकली फिल्मोरा का यूजर तो उन्हीं में कमर्टिजिया कुछ अर्सा यूज किया है,